ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। ज्वाइन करेंगे ट्रेनिंग के बाद, जी तो क्या आपने सोच रखा है महिलाओं के लिए? जी सर, मेरी प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले साक्षरता दर में वृद्धि की जाए। महिलाएं यदि शिक्षित होंगी तो सक्षम होंगी, ये मेरा मानना है। शिक्षित होंगी तो आत्मनिर्भर होंगी, और मुझे लगता है कि यदि साक्षरता दर पर काम किया जाए, उनकी आत्मनिर्भरता पर, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाने पर काम किया जाए। मेरे साथ कई बार ऐसा होता था कि मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, कुछ रील आ जाती थी, कुछ जनसंपर्क विभाग का कुछ ऐसा करंट का मुद्दा आ जाता था जो मैं देख लेती थी, और वो मेंस के आंसर राइटिंग के समय मुझे अचानक याद आ जाता था। तो टेलीग्राम चैनल्स, आजकल इतने अच्छे चैनल्स बने टेलीग्राम पर, लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहें, तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा। आपने जो लक्ष्य सोचा था वो मिल गया कि अभी और कुछ बाकी है? मेरा लक्ष्य मुझे मिल गया है। मेरे पापा ने मुझे हमेशा सिखाया है कि संतुष्टि बहुत जरूरी है। तो मेरा लक्ष्य डेप्यूटी कलेक्टर है और मैं उससे संतुष्ट हूँ। जब मुझे फोन आया डेप्यूटी कलेक्टर बन गई, तो मेरे हाथ कांप रहे थे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। मैं जोर से चिल्लाई, मम्मी दादी मैं डेप्यूटी कलेक्टर बन गई। फटाफट मैंने भैया और पापा को कॉल किया, बहुत खुशी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आपकी पत्रिका में आपके ग्रह अच्छे हो उससे काम नहीं चलता है, उसके अलावा आपको मेहनत भी करना पड़ती है। और यही एक कहानी है हर्षिता दवे की। मैं उनके साथ हूँ। MPPSC 2024 का रिजल्ट आ चुका है और हर्षिता दवे जो है इंदौर की रहने वाली हैं और फीमेल वर्ग में उनका जो नंबर 1 आया है पूरे मध्य प्रदेश में, मेरे साथ है। मैं उनसे बात करता हूँ। हर्षिता, यहाँ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है। कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा सफर रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और इस MPPSC की यात्रा ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया, मेरा एक बेहतर व्यक्तित्व बनाया, और उसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगी। इस तैयारी की, इस जर्नी की और इस सफर की। बहुत खूबसूरत सफर रहा, और इस परिश्रम का आज परिणाम है जो सकारात्मक आया है, उसकी मुझे बहुत खुशी है। जब तैयारी कर रहे थे तो क्या दिनचर्या होती थी, कैसे काम करते थे आप? मैं जनरली सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। मैं रात को जगने से ज्यादा सुबह पढ़ना पसंद करती हूँ, तो मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी, और लगभग मेरा जो एवरेज स्टडी टाइम होता था वो 10 से 12 घंटे होता था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि घंटे से ज्यादा मायने रखते हैं कि आपकी क्वालिटी कैसी है पढ़ने की, क्योंकि आप कितना ही पढ़ लें, यदि पढ़ने में एकाग्रता नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो बहुत आवश्यक है कि आप एकाग्र होकर कितने ही घंटे पढ़ें, लेकिन आपके टारगेट पूरे होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसके लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा टाइम टेबल। आप कुछ टुकड़ों में विभाजित कर लीजिए और ये डिसाइड कीजिए कि आज आपको इतनी यूनिट करनी है। और मैं शॉर्ट नोट्स को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत मायने रखते हैं MPPSC की तैयारी में। हम देखते हैं कि जब 6 दिन लगातार मेंस होती है तो बहुत मुश्किल होता है कि आप, मैं बुक्स बताऊं तो एक पेपर की बुक्स होती है लगभग इतनी, 10 यूनिट की, तो आप इतना नहीं पढ़ सकते एक दिन में। तो बहुत जरूरी होता है कि आप लगभग इतने में एक पेपर को समेट लें, ताकि जब 6 दिन मेंस हो तब आप अच्छी तरह से उन्हें पढ़ सकें। और मुझे विश्वास है कि अगर आप ये करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर अच्छे मार्क्स आएंगे। इस जर्नी में पहले भी आप एक बार दे चुकी हैं एग्जाम, क्या क्या दिक्कतें भी आई, किस किस का सपोर्ट रहा, कैसे यहाँ तक पहुंचे? जी, मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2023 में दिया था, और उसमें मेरा प्रीलिम्स पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ गलतियां हुई थी, आंसर राइटिंग नहीं कर पाई थी और शॉर्ट नोट्स नहीं में रिजल्ट बहुत सकारात्मक रहा। मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहा, परिवार के साथ साथ मेरे शिक्षकों का, मेरे मार्गदर्शकों का और मेरे मित्रों का। क्योंकि सफलता में, मैं हमेशा कहती हूँ, सफलता में सभी लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जो लोग असफलता में आपके साथ होते हैं, सबसे ज्यादा मायने, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही लोग होते हैं। घर में मम्मी है, वो टीचर हैं, पिताजी साहित्यकार हैं, तो कहीं इसका भी बहुत फायदा मिला है बचपन से? जी, हम देखते हैं कि मेंस में 2 पेपर होते हैं। एक 6 पेपर में से जो 5th पेपर होता है वो हिंदी का होता है, और जो 6th पेपर होता है वो निबंध का होता है। तो हिंदी का जो मुझे लाभ मिला वो मम्मी हिंदी की शिक्षिका हैं, तो मेरी हिंदी पर पकड़ शुरू से बहुत मजबूत रही है। तो मुझे हिंदी में हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, टेस्ट सीरीज में भी, और हिंदी का पेपर भी बहुत अच्छा रहा था मेंस में। इसके अलावा पापा साहित्यकार हैं तो साहित्यिक पकड़ भी मजबूत है, इसकी वजह से निबंध मेरा बहुत अच्छा रहता था। और मैं डिबेटर रही हूँ बचपन से,
मैंने लगभग 100 से अधिक वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो उसका लाभ मुझे निबंध में मिला, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि जो टॉपिक 4 आते थे उसमें से कोई एक ऐसा टॉपिक मिल जाता था जो मैंने भाषण में बोल रखा होता था। तो मुझे उसका बहुत फायदा मिला बोलने का, और वक्तृत्व कला अच्छी है तो इंटरव्यू भी मेरा बहुत अच्छा रहा था। अच्छा, महिलाओं की बात करें तो सरकार प्रयास कर रही है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े। जी एमपीपीएससी में महिलाएं भी आ रही हैं। जी क्या करना चाहेंगे आप महिलाओं के लिए जब उस पद पे पहुंच जाएंगे, ज्वाइन करेंगे ट्रेनिंग के बाद? जी तो क्या आपने सोच रखा है महिलाओं के लिए? जी सर, मेरी प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले साक्षरता दर में वृद्धि की जाए। महिलाएं यदि शिक्षित होंगी तो सक्षम होंगी, ये मेरा मानना है। शिक्षित होंगी तो आत्मनिर्भर होंगी, और मुझे लगता है कि यदि साक्षरता दर पर काम किया जाए, उनकी आत्मनिर्भरता पर, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाने पर काम किया जाए, साथ ही महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, उन्हें भागीदारी दी जाए, चाहे प्रशासन में हो, शासन में हो, और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका ठीक तरह से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। उस पर मेरा फोकस होगा कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ लाभार्थी तक पहुंचे, ये मेरा उद्देश्य है। सोशल मीडिया का जमाना है, इसी में यंग जनरेशन जो है वो बहुत बिजी रहती है, अपना समय बर्बाद करती है। क्या आपने को भी सोशल मीडिया में एक्टिव रहे थे या उस पर आपने लगाम लगाई थी अपने करियर को बनाने के लिए? जी सर, मेरा ऐसा मानना है कि तलवार यदि राम के हाथों में दी जाए तो सृजन करेगी, रावण के हाथों में दी जाए तो संहार करेगी। तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा अस्त्र है, शस्त्र है। यदि उसको आप सही रूप में इस्तेमाल करें तो वो लाभदायक हो सकता है। मेरे साथ कई बार ऐसा होता था कि मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, कुछ रील आ जाती थी, कुछ जनसंपर्क विभाग का कुछ ऐसा करंट का मुद्दा आ जाता था जो मैं देख लेती थी, और वो मेंस के आंसर राइटिंग के समय मुझे अचानक याद आ जाता था। तो टेलीग्राम चैनल्स, आजकल इतने अच्छे चैनल्स बने टेलीग्राम पर कि मुझे लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें अपनी जर्नी में, पीएससी की या यूपीएससी की, तो वो बहुत लाभदायक है। और मैं सोशल मीडिया से जुड़ी रही क्योंकि समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके साथ जुड़े रहना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन टाइम डिसाइड होना चाहिए, सही समय पर, सही जगह और सही इस्तेमाल जरूरी है। जो युवा हैं वो ग्लैमर, ड्रग, इसमें बहुत, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, क्या आप मैसेज देना चाहती है कि वो इन सब चीजों से दूर हो और एक मुकाम तक पहुंचे? मेरा ऐसा मानना है कि युवा पीढ़ी देश का भविष्य है, और उनके ऊपर जिम्मेदारी है देश के भविष्य को सुनहरा बनाने की। तो आवश्यकता इस बात की है कि वो अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। ये जो समय है इसे गंवाएं नहीं। हम कहते हैं कि पीएससी की तैयारी करते हैं तो 5 वर्षीय योजना है, बहुत साल निकल जाते हैं, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है, आपके लक्ष्य निर्धारण है, तो आप इन सब व्यसनों में कभी नहीं आएंगे। आपके पास समय ही नहीं होगा कि आप इन सब बारे में सोचें। आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर होगा, और मुझे लगता है कि आप अगर उस पर काम करेंगे, युवा पीढ़ी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहें, तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा। आपने जो लक्ष्य सोचा था वो मिल गया कि अभी और कुछ बाकी है? मेरा लक्ष्य मुझे मिल गया है। मेरा लक्ष्य डेप्यूटी कलेक्टर ही था। लोग मुझे कह रहे हैं कि अब यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दो, लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा सिखाया है कि संतुष्टि बहुत जरूरी है। तो मेरा लक्ष्य डेप्यूटी कलेक्टर है और मैं उससे संतुष्ट हूँ। अब आगे देखते हैं भविष्य में क्या होता है, यूपीएससी की तैयारी करती हूँ या नहीं वो बाद की बात है, लेकिन अभी मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इस बार इंटरव्यू के बाद आप सो थी कि हाँ हो जाएगा? मेरा मेंस काफी अच्छा रहा था और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा रहा था। और मुझे याद है कि जब मैंने अपना अंतिम मॉक दिया था इंटरव्यू का सत्यमेव जयते कोचिंग में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आज तक हमने जितने मॉक लिए हैं उसमें आज का मॉक सर्वश्रेष्ठ था। और उन्होंने कहा था कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो मुझे लगता है कि ये नाकामियों की होगी सरकार की। तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल था, और वो देखकर मुझे लगा कि सब कुछ अच्छा ही होगा। हम कहते हैं मुख पर सरस्वती विराजती है दिन में एक बार, और यदि आपके मित्र, आपके परिवार वाले, आपके मार्गदर्शक और कोचिंग वाले अगर आपसे कहते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, तो मुझे विश्वास है कि एक बार मुख पर सरस्वती जरूर विराजी होंगी, और आज वो सच हो गया। जब पता चला एक पल के लिए कि हाँ बस मैं बन गई, तब का पल कैसा था, कैसा महसूस कर रही थी? बहुत ज्यादा खुशी थी। हमारे घर में रोटी जल गई थी मम्मी की तो मेरे हाथ थर-थर कांप रहे थे जब मुझे फोन आया डेप्यूटी कलेक्टर बन गई। तो मेरे हाथ कांप रहे थे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। मैं जोर से चिल्लाई, मम्मी दादी मैं डेप्यूटी कलेक्टर बन गई। फटाफट मैंने भैया और पापा को कॉल किया। बहुत खुशी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी भी हैं हर्षिता की हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। और मम्मी जी, आपने भी बहुत मेहनत की है, बहुत बच्चों को संस्कार दिए हैं, बड़ी खुशी की बात है आज। नमस्कार। आज तक को मैं यही बताना चाहूंगी कि बच्चों के
पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उसके संस्कार, क्योंकि संस्कार यदि दिए जाते हैं तो वो अपनी दिनचर्या नियमित रखता है और अपने विचार अच्छे रखता है। यदि विचार अच्छे रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर बच्चा अपने लक्ष्य की ओर पहुंचेगा। क्या कभी पढ़ाई के लिए बोलना पड़ा था हर्षिता को? नहीं, मैंने बचपन से कभी नहीं बोला और मैं इतनी व्यस्त रहती थी कि मैंने बच्चों को अपने किचन में बैठ करके ही पढ़ाया है। मैं रोटी बनाती जाती थी और हर्षिता को बोलती जाती थी कि ऐसा लिखो, तो दोनों बच्चे किचन में बैठ कर ही पढ़े हैं। कभी मैंने अलग से लेकर के उनको नहीं बैठी। अब परिवार में पहली बार कोई इस पोस्ट पे पहुंचा है, बड़ी खुशी की बात है। ये कैसा बिल्कुल महसूस कर रहा है परिवार? परिवार इतना खुश है कि हम हमारे शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे उस खुशी को। और इतने सुनने के बाद समझ नहीं पड़ रहा था। मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ, खूब अच्छा बोल सकती हूँ, लेकिन आज मेरे पास शब्द बोने हो गए हैं, शब्द कम पड़ रहे हैं, निशब्द हो गई हूँ मैं। बहुत संघर्ष करने के बाद हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, यहाँ तक पहुंचते हैं। बहुत संघर्ष आपने भी किया होगा, तो आज वो दिन याद आ रहे हैं? जी जरूर, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी मैं 12वीं में थी और 12वीं के बाद मुझे मेरा परिवार इतना अच्छा मिला कि मैंने बीए किया, एमए किया, एमफिल किया, बीएड किया और मैं 25 वर्षों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी ने हमको सबको देख करके आचरण में वो सब चीजें उतारी है, सब बातें अपने आचरण के द्वारा ही उनको सिखाई है। मुझे बोलने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे परिवार में दादाजी थे। दादाजी भी हमेशा दूसरों को सुधारने का सामाजिक दायित्व निभाते थे। वो ज्योतिषी थे, कथा करवाते थे। तो बस्तियों में जाकर के उन्होंने बहुत लोगों की शराब छुड़वाई है, उनको सही रास्ते पर लाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं उनके स्वभाव का, उनके आचरण का भी उनके जीवन में असर आया दोनों बच्चों के। तकलीफ उठाने के बाद ही सफलता मिलती है। कितने घंटे पढ़ती थी हर्षिता? हर्षिता 10 से 12 घंटे पढ़ती थी और मैं जाकर के जब उसकी किताब उठाती थी कि अब तुमको नहीं पढ़ना है मम्मी, थोड़ा सा, तो फिर मैं भी उसके साथ जागती थी रात को 12-1 बजे तक। दादी भी हैं हर्षिता की हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। दादी जी, पढ़ाई का तो आपने भी सोचा था बचपन में, फिर अब क्या हुआ? आज तो सपना पूरा हो गया। हाँ बिल्कुल, सपना पूरा किया बेटी ने। मेरे बेटी नहीं है, एक ही विकास के पापा, वो एक ही बेटा है मेरे। तो आज मेरी बेटी ने मेरा सपना पूरा किया। कैसी रही जर्नी? जब वो पढ़ती थी तो आप ज्यादा ध्यान देती थी? और बिल्कुल नहीं दिया, मैं रोकती थी उसको कि बस बेटा अब बहुत रात हो गई, अब सो जा। मैं उठ उठ के आती थी रात में और बोलती थी कि नहीं बेटा बेटा बस अब सो जाओ, तुम स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बस हो गई पढ़ाई बहुत। और वो कहती बस दादी आप सो, मैं थोड़ी देर और पढ़ के सो जाऊंगी। मतलब हर्षिता की पढ़ाई के लिए दादी को जागना पड़ता था? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, पर मैं वैसे ही आ जाती थी कि लाइट अभी भी चालू और 2 बज रही है ना, अभी भी पढ़ रही है ये। सुबह देखती तो फिर वो तो 4 बजे फिर पढ़ने बैठ जाती कि टेस्ट है दादी, क्या करूं। मैं आके बोलती थी उसको कि बेटा बस रहने दो, रात को इतनी देर से पढ़े तुम, इतनी देर तक तो अब मत पढ़ो। तो कहती नहीं दादी आज तो टेस्ट है, मैं दिन में सो जाऊंगी, पर नहीं अभी तो पढ़ूंगी। दादी, जब बचपन में हर्षिता छोटी थी, उनके दादाजी ने उनकी पत्रिका देखी थी, आपने दिखवाई थी, तो क्या हुआ था वो माजरा तो बताएंगे? इसके दादाजी ने पत्रिका देखी, ऐसे ही मतलब वो ज्यादा घर में नहीं बताते थे, पर हम लोगों ने पूछा कि इसकी पत्रिका तो देखो दोनों बच्चों की क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने देखी तो बोले कि इसके तो 5 ग्रह ही बैठे हुए हैं, ये तो बहुत बड़ी ऑफिसर बनेगी। तो उस टाइम तो कुछ लगा नहीं कि ओए कैसे बनेंगे इतनी बड़ी ऑफिसर, पर आज वो बात इसने सपना पूरा कर दिया उनकी बात का। तो आपको कभी लगता था ऐसा कि जो दादाजी ने बोला कि हाँ ये जरूर कुछ करेगी? हाँ बिल्कुल लगता था। उनकी बात का तो मुझे था कि हाँ वो कह रहे हैं तो बिल्कुल होगा। भाई के लिए भी कहा था वो जो इसका बड़ा भाई कि ये भी बहुत अच्छा निकलेगा, तो वो भी आज बहुत अच्छी जगह है। आज बहुत खुश हैं, दादी का सपना पूरा हो गया। बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुशी है, मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुशी है आज। आप तो गांव में रही दादी, बच्ची को आपने अच्छी जगह शहर में पढ़ाया, वहां तो बड़ा मुश्किल होता था जीवन यापन करना उस समय? हाँ बहुत मुश्किल से, बहुत अभाव में। हर्षिता के पापा तो अति अभाव में पले, और अभी तक भी हम लोग सब, मतलब हर्षिता भी अभाव में ही रही थी। फिर इसके दादाजी ने थोड़ा संभाला
पंडित जी का काम सब करते थे, पूजा पाठ वो सब करवाते थे, तो उन्होंने फिर संभाला थोड़ा। अब आज जब याद करते हैं उन पलों को आप कि कहाँ थे और कहाँ आ गए? ये सब ईश्वर की कृपा है और बच्चों के माँ की सरस्वती की कृपा है। बस मैं तो ईश्वर को ही मानती हूँ कि ईश्वर की ही कृपा से सब अच्छा हो रहा है। जो सोचा नहीं था वो मिल रहा है, तो अब ईश्वर की कृपा है ये सब। अगर आप मेहनत करते हैं और आपके पास कोई लक्ष्य है तो आपको सफलता जरूर मिलती है। यही कहानी थी हर्षिता दवे की। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक इंदौर।